हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर शर्मा और आपका स्वागत है ओम्स एकेडमी में, जहां पर हम लर्निंग के रेजिस्टेंस को कम करने वाले हैं। लर्निंग का रेजिस्टेंस मतलब जब आप कोई चीज़ समझना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आता है तो कुछ रेजिस्टेंस आता है कि नहीं यार, ये अपने से नहीं हो पाएगा, नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो इसको यहीं पर। तो वही प्रॉब्लम हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं ओम्स एकेडमी में फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग साइड से हैं और आपको कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आते हैं या आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं बेसिक लेवल पे, तो जो भी आपके कंसेप्ट्स हैं उनको अच्छे से क्लियर करने के लिए आप मेरा ये चैनल ओम्स एकेडमी सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कैसे आप स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे कंसेप्ट जो हैं सीखते हैं और फिर कैसे वो छोटे छोटे कंसेप्ट मिलके आप बड़े बड़े कंसेप्ट्स को समझ सकते हैं इजीली। इस चैनल के ऊपर मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि जो भी चीज़ आप सीखेंगे वो सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं होगी। हम उस चीज़ को प्रैक्टिकल से कैसे रिलेट करते हैं वो चीज़ें आपको सिखाएंगे। कैसे इंटरव्यूअर कौन से क्वेश्चन पूछते हैं जब वो इंडस्ट्री में किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कौन से कंसेप्ट्स जो मैनेजर्स रहते हैं या जो इंटरव्यूअर रहता है वो जानना चाहता है कि इस कैंडिडेट को बेसिक लेवल पे कम से कम इतनी चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए जिससे कि ये इस इंडस्ट्री में काम कर सके। सिर्फ डिग्री लेने से या सिर्फ आपके हाथ में सर्टिफिकेट होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको वो चीज़ें नॉलेज है, उन चीज़ों का पता है। आपको उन चीज़ों को कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में को रिलेट करना है वो पता होना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग फ्रॉम वेरी बेसिक। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने बहुत बेसिक स्टेप्स से। यहाँ पर हम लर्न करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। 3 पैरामीटर जो हैं हमारे पास वो होते हैं करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। जैसे मैंने बोला रेजिस्टेंस का मतलब ओम होता है, ओके। तो हम रेजिस्टेंस को आर से, ये आई वी आर ये सिंबल हैं जिनसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर हम करंट को जिस यूनिट में मेज़र करते हैं उसको बोलते हैं एम्पियर, वोल्ट को वोल्टेज को वोल्ट में मेज़र करते हैं और रेजिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं ओम्स में, ओके। तो ये यहीं से हमारी चैनल का नाम निकल के आया है ओम्स एकेडमी, क्योंकि हम रेजिस्टेंस को कम करते हैं। ओके, सो गोइंग एड फ्रॉम हियर, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं और आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जानते हैं या नहीं जानते हैं, मैक्सिमम लोगों ने करंट और वोल्टेज के बारे में तो सुना ही होता है, क्योंकि सबको पता है कि घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वोल्टेज आता है, वोल्टेज आता है तो जब हाथ लगाते हैं तो वो लोग बोलते हैं करंट लगता है। तो करंट और वोल्टेज का तो सब लोगों ने सुना रहता ही है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं चाहे नहीं हैं। बट रेजिस्टेंस का कम लोगों को पता रहता है, स्पेशली जो लोग इंजीनियरिंग डोमेन से हैं उन लोगों को पता रहता है, बट लेमैन आदमी को नहीं पता रहता कि रेजिस्टेंस क्या होता है और कैसे ये करंट वोल्टेज के साथ रिलेशन बनाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी सबसे पहला कंसेप्ट पढ़ेंगे, करंट क्या है, देन वोल्टेज क्या है, देन रेजिस्टेंस क्या है, और चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे कि रिलेशन बिटवीन इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, ओके। सो ये जो करंट के हमने यूनिट लिए हैं जिसमें हम इसको मेज़र करते हैं, ठीक है, ये तीनों यूनिट्स साइंटिस्ट के नाम पे हैं जिन्होंने इनकी खोज की थी। एम्पियर्स करके एक साइंटिस्ट था जिसने करंट की खोज की थी, तो उसके नाम पे उस यूनिट का करंट की यूनिट का नाम पड़ा। वोल्ट भी एक साइंटिस्ट था जिसने वोल्टेज की खोज की और उसके नाम पे ही फिर वोल्ट का नाम पड़ा। अरे ओम्स भी एक साइंटिस्ट था जिसके नाम पे बाद में ओम्स लॉ भी पड़ा और उसी ने ही रेजिस्टेंस की खोज की थी, तो उसके नाम पे उसका यूनिट रख दिया गया। पहले टाइम में ऐसा ही होता था, जो भी साइंटिस्ट जिस चीज़ की खोज करता था वो उसके नाम पे, उसके यूनिट के उसके नाम पे
उस पर्टिकुलर जो इन्वेंशन थी उसको जहाँ किसी भी उसमें पर्टिकुलर यूनिट सिस्टम में मेज़र कर सकते थे, तो उसको मतलब उसको क्या कहते हैं, सम्मानित करने के लिए उसके नाम पे ही वो उस यूनिट का नाम रख देते थे। जैसे आप एक यूनिट और भी है, जैसे फ्रीक्वेंसी, आपने सुना हो अगर फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जैसे हम बोलते हैं 50 हर्ट्स। ओके, तो हर्ट्स भी साइंटिस्ट का नाम था जिसके नाम पे मतलब फ्रीक्वेंसी के यूनिट रखे गए और उसने फ्रीक्वेंसी की खोज की थी। ओके, तो करंट क्या है? करंट आपको अगर बहुत बेसिक लेवल पे याद हो, अगर आपने 10वीं या 12वीं में पढ़ा होगा, तो आपने पढ़े होंगे कि आपके जो एटम रहते हैं और आपके मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक है। एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में आपने अगर पढ़ा होगा 10वीं या 12वीं में, तो आपको पता होगा कि एटम, कोई जो एक एटम होता है उसके अंदर पार्टिकल्स रहते हैं। कौन कौन से पार्टिकल रहते हैं? आपके पास इलेक्ट्रॉन रहता है, आपके पास प्रोटॉन रहता है और आपके पास न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? नेगेटिव चार्ज रहता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है और न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो चार्ज रहता है। जीरो का मतलब आप ऐसे को बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है, ठीक है। और आपको थोड़ा सा अगर ज़रा सा आप अपना थोड़ा सा मेमोरी रिफ़्रेश करेंगे तो आपको ऐसा देखा होगा कि जो एटम की जो संरचना रहती है उसके अंदर ऐसा रहता है कि जो बीच में न्यूक्लियस रहता है, ठीक है, न्यूक्लियस पार्ट रहता है और उसके चारों तरफ ओके इलेक्ट्रॉन आपके रोटेट करते हैं, राइट, अलग अलग ऑर्बिट में, ठीक है। जैसे एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, देन दूसरे वाले में 8 रहेंगे, फिर 18 रहेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि कोई मटेरियल, मटेरियल का मतलब जब हम मटेरियल की बात करते हैं तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेटल्स की बात करते हैं, ठीक है। मतलब या तो कॉपर या एल्यूमिनियम या कोई भी ऐसा, जनरली तो यही एक कॉपर और एल्यूमिनियम ही ऐसे कंडक्टर हैं जो करंट फ्लो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा कई जगह पर दूसरे इन मिक्स वाला के टाइप के कंडक्टर भी यूज़ किए जाते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंडक्टर यूज़ किए जाते हैं वो एल्यूमिनियम के और कॉपर के रहते बने हुए होते हैं, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम और कॉपर की, ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि इन मटेरियल्स की जो आणविक संरचना है, या इनको ऐसा बोलें कि मॉलिक्यूलर जो इनका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस किस तरह का रहेगा, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, राइट। तो हर एक जो मेटल है, ठीक है, उसके एक पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसके बेस पे डिसाइड किया जाता है, डिसाइड नहीं किया जाता, इसके बेस पे ये होता है कि उसके अंदर कितने फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन हैं और कितने मूविंग इलेक्ट्रॉन है या फ्री इलेक्ट्रॉन है। जैसे हम बोलें कि इसका जो कॉपर है, कॉपर के पास 29 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो अगर आप कॉपर की जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इन ऑर्बिट्स के बीच में, तो आप पाएंगे कि इसके सबसे लास्ट वाले जो ऑर्बिट रहता है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहता है। और आपको ये भी पता है कि अगर जो न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस में आपके पास रहते हैं जो ये बीच वाला पार्ट मैं बता रहा हूँ, इसमें रहते हैं आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। अभी आपको पता है प्रोटॉन इसके ऊपर प्लस चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उसके बाद वाले में 8 भर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद वाले में फिर 18 भर सकते हैं, ऐसा आता है। तो जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन दूर जाता रहता है ऑर्बिट से, ठीक है, तो उसके ऊपर उसकी जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसकी फोर्स कम रहती है। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो बेसिक में, थोड़ा और अगर बेसिक में जाएँ तो आपको पता है कि जो प्लस और प्लस जो चार्ज होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं। रिपेल मतलब कि दोनों, अगर ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, दोनों के एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, तो ये इसको रिपेलिंग फोर्स बोलते हैं। इसी प्रकार अगर एक ये प्लस चार्ज है और एक ये माइनस चार्ज है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब ये दोनों ये प्लस वाला या तो इसको अपनी तरफ खींच लेगा, ये माइनस वाला इसके अपनी तरफ कर खींच लेगा, डिपेंड करेगा कि दोनों में से कौन सा चार्ज स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अभी क्या रहता है कि जो आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर प्लस चार्ज है और नेगेटिव इसके रोटेट कर रहा है और वो भी ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है। तो जैसे जैसे इसके चारों तरफ ऑर्बिट और दूर जाता रहेगा,
तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस प्रोटॉन की फोर्स का जो इफ़ेक्ट रहता है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। ठीक है, धीरे धीरे कम होता रहता है, मतलब कि जो ऑर्बिट इसके पास है, न्यूक्लियस के पास, उसके ऊपर इसकी की फोर्स ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। ठीक है, तो वो क्या रहता है कि उसको रिलीज़ करना मुश्किल रहता है, वो जल्दी से आप उसको बाहर नहीं ले जा सकते। आप इसको इस तरह से समझे कि एक टीचर है यहाँ पे बैठा हुआ, ठीक है, और ये फ्रंट बेंचर है। ठीक है, हर बेंच के पास यहाँ पे बच्चे बैठे हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे बच्चे बैठे हैं, तो इस टीचर के सामने से इस बच्चे को उठा के ले जाना बाहर ईजी नहीं है, राइट, क्योंकि टीचर देख रहा है और ये बच्चे से जल्दी से भी कोई शरारत नहीं करते हैं क्योंकि टीचर को साफ दिखता है, इसके टीचर का इसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन है। आप ऐसा करें कि ज़्यादा इफेक्टिवली वो इनको कोऑर्डिनेट कर सकता है। बट पीछे जो पीछे सबसे लास्ट बेंच पे जो बैठे रहते हैं पीछे वाले बच्चे, वो चाहे पढ़े ना पढ़े, टीचर उतना ज़्यादा उनके ऊपर इम्फेसिस नहीं कर सकता, यहाँ बैठ के नहीं कर सकता, उसको यहाँ पे आना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं रहता है हर टाइम। ठीक है, तो टीचर यहाँ बैठ के इनके ऊपर ज़्यादा एक्सेस नहीं। अगर यहाँ से कोई बच्चा कोई बाहर जाना चाहे, अगर इधर कोई दरवाज़ा है यहाँ से बाहर निकल भी सकता है आराम से। तो कहने का मतलब, वो कंसेप्ट को समझाने का मतलब यही है कि इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है, ठीक है, उसकी फोर्स का इफ़ेक्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम होता जाता है जैसे जैसे ये ऑर्बिट बाहर चले जाते हैं और बड़े होते जाते हैं, राइट। तो अगर वो ऑर्बिट ज़्यादा दूर है और वो ऑर्बिट जितने इलेक्ट्रॉन ले सकता था उतने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर नहीं फिल हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं कि वो लूजली बाउंड है उस पर्टिकुलर मेटल की मोलिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो मतलब वो क्या है, वो एक तरह से हम उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन है। उसके ऊपर ज़रा सी अगर फोर्स लगाया जाए, ज़रा सा उसके ऊपर प्रेशर डाला जाए, ठीक है, तो वो ईजिली मूव करेगा दूसरे एटम दूसरे एटम में, मतलब उसी मेटल के दूसरे एटम में, दूसरे से तीसरे मेटल के एटम में, ऐसे वो आपस में एक दूसरे में मूव करते रहते हैं। तो अब जैसे सपोज करो कि एल्यूमिनियम का ये या कॉपर का जो ये है, मैं सपोज करो कि ये मेरे पास एल्यूमिनियम या कॉपर का वायर है। ठीक है, अभी ये वायर है, इस वायर के अंदर आपको पता है कि मे बी बिलियन ऑफ और मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे विद इन थोड़े से उसके अंदर ही, राइट। अगर थोड़ा सा ही एरिया में कंसीडर करूँ तो उसके अंदर कितने मिलियन बिलियन, मे बी मोर देन बिलियन इलेक्ट्रॉन्स उसके एटम्स रहेंगे। और ईच एटम के अंदर आपको पता है, अगर ये कॉपर का है तो ईच एटम के अंदर फिर आपके 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फिर ईच एटम के अंदर अगर 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 28 वो बड़े सॉलिडली बाउंडेड हैं बिकॉज ऑफ दियर ऑर्बिट स्ट्रक्चर एंड बिकॉज दे आर नियर टू न्यूक्लियस। तो इस वजह से वो वहाँ को उनको एनर्जी देके लूज़ नहीं किया जा सकता और वो इजीली लूज़ नहीं होते। जबकि एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऐसा रहता है कॉपर के अंदर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऐसा अवेलेबल रहता है जो इजीली कहीं भी मूव कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में एक्चुअल में होने चाहिए थे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, बट बिकॉज ऑफ इट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, उसके खाते में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आया उस ऑर्बिट के खाते में। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करने के लिए इजीली अवेलेबल रहता है। तो इसलिए जब इन कंडक्टर्स के ऊपर वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, वोल्टेज को आप समझिए कि एक तरह से एक प्रेशर अप्लाई किया जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है। अब मूव करके वो जाता कहाँ है, मूव करके वो दूसरे में जाता है, दूसरे से तीसरे आइटम में जाता है, तीसरे से चौथे में। दूसरे वाले का भी ऐसे ही इलेक्ट्रॉन होगा, वो तीसरे में जाएगा, तीसरे का चौथे में जाएगा, ऐसे ही तीसरे वाले का भी ऐसे इलेक्ट्रॉन होगा, वो चौथे आइटम में जाएगा, चौथे से पाँचवें में जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस मेटल के इस छोटे से एल्यूमिनियम या कॉपर के पार्ट के अंदर हैं, वो क्या आएंगे, आपस में मूव करने लग जाएंगे, राइट। मूव करें, जब आप इसके अक्रॉस वोल्टेज लगाओगे तो मूव करेंगे वो ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन सबका। अगर बिलियंस ऑफ एटम है तो बिलियंस ऑफ एटम्स के अंदर बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए कि नहीं हो गए। हर एक के अंदर अगर एक कंसीडर करें फ्री है तो वो इलेक्ट्रॉन सब क्या हो गए, एक डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो ये आपका पहला कंसेप्ट हो गया। आपको ऐसा याद रखना है कि मूवमेंट ऑफ करंट को हम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम करंट बोलते हैं और करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं। ठीक है,
अभी आते हैं हम अपने नंबर 2 कंसेप्ट के ऊपर, वोल्टेज। अभी वोल्टेज का क्या मतलब है? वोल्टेज का मतलब ये है कि अभी मैंने ऐसा बोला कि ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है, बट ये इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करते हैं? ये अपने आप तो मूव करेंगे नहीं। अगर आप एक कॉपर की वायर काट के रख दो तो हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं? नहीं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं। उनको मूव करने के लिए कुछ ना कुछ प्रेशर या कुछ ना कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तभी उसकी ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर है थोड़ा सा चेंज होता है, और वो अपना जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो उसको मूव करके नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन में जंप करा देता है, नेक्स्ट वाला नेक्स्ट में, नेक्स्ट वाला नेक्स्ट में। ऐसा वो बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो पर्टिकुलर मेटल के पार्ट के अंदर वो मूव करने लग जाते हैं। तो वो जो प्रेशर या वो जो एनर्जी जो हम लगाते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, उसको हम बोलते हैं वोल्टेज, ठीक है। तो आप अभी ये याद रखिए कि वोल्टेज क्या है। वोल्टेज एक तरह का प्रेशर है जो जब किसी मेटल के अंदर या किसी इक्विपमेंट के अंदर अक्रॉस लगाया जाता है तो वो उस मेटल की जो एटॉमिक स्ट्रक्चर रहता है या उसके अंदर जितने भी एटम्स रहते हैं उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को प्रेशर डाल के मूव कर देता है। तो उसको हम उस प्रेशर को हम वोल्टेज बोलते हैं। अभी बात आई रेजिस्टेंस की। थर्ड पार्ट है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस अगर आप एक बेसिक लेमैन की लैंग्वेज में समझें तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता। क्षमता हिंदी में समझेगा तो उसका मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता। जैसे बॉडी का भी अपना रेजिस्टेंस रहता है कि किसी की बॉडी इम्यूनिटी ज़्यादा है, अच्छी है बहुत, ठीक है, तो वो क्या है, डिसीज़ के प्रति ज़्यादा रेजिस्टेंस है, वो जल्दी से बीमार नहीं होता। बट अगर किसी की बॉडी का रेजिस्टेंस कम है, प्रतिरोधी क्षमता कम है या उसकी इम्यूनिटी कम है, तो क्या होता है, वो बार बार बीमार पड़ता है। क्योंकि उसमें क्या है कि उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया या जो भी प्रॉब्लम आएगी वो जल्दी से उसके बॉडी उस चीज़ को ग्रास्प कर लेती है और सिक हो जाती है, राइट। तो रेजिस्टेंस का मतलब मोटा मोटा टर्म में वैसा ही रहता है कि जो हम इस मटेरियल की बात कर रहे हैं, जो भी मटेरियल है, ये कॉपर है, एल्यूमिनियम है या अदर कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है, हर एक मटेरियल के जो एटॉमिक स्ट्रक्चर रहता है या जो उसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर रहता है वो अलग अलग रहता है। किन्हीं भी दो मटेरियल्स का, किन्हीं भी दो मेटल्स का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर या मोलिकुलर स्ट्रक्चर जो रहता है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, ठीक है। एल्यूमिनियम का अलग रहता है, कॉपर का अलग रहता है, कार्बन का अलग रहता है। तो अगर आपने आपको आपको ध्यान हो, अगर अपने +2 में जो हम वो पढ़ते थे, पीरियोडिक टेबल पढ़ते थे, राइट। पीरियोडिक टेबल में आपको पता है कि आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर दो चीज़ें होती थी, राइट। तो आपको पता है कि हर एक का नंबर अलग अलग रहता था। आई थिंक इफ़ आई रिमेंबर, कॉपर का जैसे मैंने बोला वो 29 रहता था, और एल्यूमिनियम का आई थिंक 13 रहता था, ठीक है। तो हर एक का अलग अलग रहता है। तो अभी जब हर एक मेटल का या हर एक मटेरियल का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जिस भी मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आप मूव करने की मूव करने की क्षमता है तो वो तो अच्छा कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। और कोई ऐसा मटेरियल, ठीक है, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, राइट, फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही नहीं है, या उसकी जो बोलेंगे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर है या जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो इतना स्टेबल है, इतना इतना उसके जो ऑर्बिट्स हैं वो सारे ऑलरेडी फिल हैं, उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन की कोई जगह ही नहीं है। तो वो क्या करेगा कि आप उसके अक्रॉस अगर वोल्टेज भी लगाओगे तो वो क्या करेगा कि उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं कर पाएगा। उसको ज़्यादा वोल्टेज लगाना पड़ेगा आपको फ्री इलेक्ट्रॉन करने के लिए, बहुत ज़्यादा आपको वोल्टेज देना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा उसके अंदर प्रेशर लगाना पड़ेगा उन फिक्स्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए और उस मटेरियल के अंदर करंट फ्लो करने के लिए। तो उसका मतलब क्या है कि उस टाइप के मटेरियल उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको करंट के पाथ में डालेंगे ताकि करंट फ्लो ना हो सके, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। आगे हम इस चीज़ को एक मैकेनिकल एनालॉजी से समझते हैं। अगर अभी तक भी आपको थोड़ा सा डाउट है कि ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो हम इसको थोड़ा सा मैकेनिकल टर्मिनोलॉजी में समझते हैं। मैकेनिकल टर्मिनोलॉजी में चीज़ों को समझना ज़रा थोड़ा ईजी रहता है, ठीक है। तो सपोज़ करिए कि आपका ये पाइप है, ठीक है। पाइप में आपने इधर यहाँ से
यहाँ से सपोज़ कीजिए कि वाटर एंटर कर रहा है, ठीक है, और आपके पास इधर से एक आपके पास पिस्टन है, ठीक है, जिससे आप इसको इस डायरेक्शन में पुश करेंगे। वाटर जैसे ही एंटर करेगा इधर से, तो आपने इसको इस प्रेशर से पुश करना है इधर से, ठीक है। और इधर से आप ऐसा बोल लीजिए, ये आपका नोज़ल है, ठीक है। अब जैसे ही वाटर इधर से एंटर करता है, ठीक है, और आप इसको इधर से पुश करते हैं, आप जितने ज़्यादा प्रेशर से इसको ज़्यादा पुश करेंगे उतना आपका ये जो है, जो वाटर की जो स्ट्रीम है वो उतनी दूर जाएगी। वो तो कॉमन लॉजिक है, ये आपको पता ही है कि जितना ज़्यादा प्रेशर से आप मूव करेंगे उतने ज़्यादा पानी दूर जाता है, ठीक है। तो ये प्रेशर क्या हो गया, ये एक तरह का वोल्टेज हो गया। और जो ये वाटर है जो इसके अंदर जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, अगर सपोज़ करो कि मैं इस पिस्टन को यहीं रोक दूँ, ठीक है, और ये मैं पानी इधर से मेरा आ रहा है, ठीक है, तो आप बोलिए मेरे को कि ये जो वाटर जो इसके अंदर रहेगा वो क्या यहाँ से दूर जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, वो पानी इसके अंदर ही रहेगा सिर्फ, और मे बी यहाँ तक आके रुक जाएगा और ड्रिप ड्रिप करके गिरने लग जाएगा, वो दूर नहीं जाएगा, राइट। तो जब आप प्रेशर लगाते हैं तो इसके अंदर जो वाटर है, आप उसको एक ऐसा बोल लीजिए कि एक तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो, ठीक है। और जब ऐसे ही आपने प्रेशर लगाया और जो फ्लो क्रिएट हुआ, ठीक है, फ्लो को क्या बोलते हैं, उस फ्लो को करंट बोल देते हैं, ठीक है। तो आपको दो चीज़ें होगी, वोल्टेज लाइक ए प्रेशर, करंट लाइक ए वाटर फ्लो। अभी रेजिस्टेंस की बात, अभी आप समझिए कि इस पाइप के अंदर हमने क्या किया अभी, कि इस पाइप के अंदर हमने यहाँ पर थोड़े से पत्थर डाल दिए ठीक है, इस पाइप के अंदर हमने थोड़े से पत्थर रख दिए, ठीक है। तब आप मेरे को बोलो कि जब हम इसको प्रेशर से आगे फोर्स करेंगे तो भी क्या पहले जितना प्रेशर से पानी निकल रहा था या जितना दूर पानी जा रहा था उतना दूर जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस, जो ये हमने इसमें पत्थर डाल दिए, इसकी वजह से इस फ्लो के अंदर, करंट के पाथ में, पानी के फ्लो में क्या हुआ, रेजिस्टेंस पैदा हो गया। वो ये पत्थर उसको रोकने की कोशिश करेंगे, वाटर को, ठीक है, पिस्टन को भी रोकने की कोशिश करेंगे, वाटर के फ्लो को अच्छे ढंग से होने नहीं देंगे, क्योंकि भैया पहले पूरा एरिया अवेलेबल था वाटर का फ्लो होने के लिए, अभी आधा एरिया तो रेजिस्टेंस खा गया, ये पत्थर खा गए, राइट। तो ओबियसली जो करंट का फ्लो हुआ वो कम हो गया, तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमने तीन चीज़ें पढ़ ली अपने यहाँ अभी तक। कौन कौन सी तीन चीज़ें हमने पढ़ी है? वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। अभी इन तीनों चीज़ों के बीच में जो रिलेशन है, फोर्थ मन था कि हमको इन तीनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। और हमने ये भी पढ़ा कि इसको हम वोल्ट में मेज़र करते हैं, इसको हम एम्पियर में मेज़र करते हैं, इसको हम रेजिस्टेंस में मेज़र करते हैं। तो अभी इन तीनों के बीच का जो रिलेशन है, उस रिलेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं? वो रिलेशन दिया था ओम्स ने, मतलब जिसने रेजिस्टेंस पर खोज की थी उसी ने ही, ओम्स ने इन तीनों के बीच का रिलेशन बोला कि इन तीनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, V इजिकल टू आई आर। ओके, मतलब कि अगर आप किसी मेटल के अक्रॉस या किसी रॉड के अक्रॉस कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो जो आपने वोल्टेज अप्लाई की है वो किसके बराबर होगी, उस लोड के अंदर करंट फ्लो और उस लोड के जो रेजिस्टेंस है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वो वोल्टेज उसके बराबर हो जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया डेफिनेशन वाइज, बट हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं कि एक्चुअल में वो बोलना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है। ओम्स लॉ का जो ये लॉ है ये यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है, और आप बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, आपको ये हमेशा याद रखने का है, ठीक है। तो लेट्स इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि हम चीज़ों को सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं समझेंगे, हम उनको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो समझते हैं। तो अभी सपोज़ कीजिए जब मैं इलेक्ट्रिकल लोड की बात करता हूँ, तो इलेक्ट्रिकल लोड आपको पता है कि आपके घरों में एक बल्ब रहता है, ठीक है, पता है ना, घर में बल्ब रहते हैं, ठीक है। तो बल्ब रहते हैं और बल्ब की भी पावर रहती है। आपको पता है कि जब आप घर में बल्ब लेके आते हैं, आप बोलते हैं कि 100 वाट का बल्ब ले आए। अभी ये 100 वाट क्या है, इसमें भी हम आएंगे, ठीक है, बट अभी आप ऐसा जूम करके चलिए कि आप एक 100 वाट का बल्ब लेके आए, ठीक है। अभी इस बल्ब को आपने वोल्टेज दी, घर में कितनी वोल्टेज आती है, अगर आप इंडिया से हैं तो आपको पता होगा, घर में सिंगल फेज़ 230 वोल्ट आती है,
आती है कि नहीं आती? और कौन सी आती है? एसी आती है। अभी एसी क्या है, सिंगल फेज क्या है, वो भी पढ़ेंगे बाद में, तो बने रहिएगा। हम सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं एक बाय एक करके, ज़्यादा डिटेल के अंदर, और उस नज़रिए से जिस नज़रिए में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कभी कोई आपको ऐसा समझा सकता है। ठीक है, तो ठीक है। अभी ये इलेक्ट्रिकल लोड हो गया। इलेक्ट्रिकल लोड बहुत सारे होते हैं, सिंगल फेज़ भी और थ्री फेज़ के टाइप के भी। जो घरों में जो सप्लाई आती है इंडिया में या कहीं और भी, यूएस में या कहीं भी, हमेशा सिंगल फेज़ सप्लाई यूज़ की जाती है, क्योंकि सिंगल फेज़ जो लोड रहते हैं उनकी पावर कम रहती है। ठीक है, सिंगल फेज़ जो लोड रहते हैं उनकी पावर क्या रहती है? कम रहती है कंपेयर टू थ्री फेज़ लोड के। ठीक है, तो उनमें सिंगल फेज़ में क्या रहेगा? अभी ये हमने बल्ब लेके आए। अभी ये बल्ब जब आप लेके आए, अभी कभी आपने देखा होगा कि बल्ब के ऊपर उसकी वोल्टेज भी लिखी रहती है कि कितनी वोल्टेज है उसके अंदर। ठीक है, तो अभी हम पावर का फार्मूला देखते हैं पहले। पावर का फार्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया? इसको हम, अगर मैं इसका यूनिट बोलूँ पावर को, ऐसे मैं एक्चुअल में पी से नहीं लिखना चाहता हूँ मैं इसको, मैं एस से लिखना चाहता हूँ, अगर मोर एक्यूरेटली बात करें। ठीक है, तो एस से लिखते हैं। हालांकि आपने बुक में देखा होगा कई लोग पी से भी लिखते हैं, बट अगर इसको मोर टेक्निकली बात करें तो ये एस से लिखते हैं, क्योंकि वो अपेरेंट पावर होती है। ठीक है, तो मतलब अभी ये क्या है कि इसका यूनिट क्या हो गया? वोल्ट इंटू एम्पियर। ओके, अब आप बोलेंगे आपने तो बोला वाट है, यहाँ पे वोल्ट एम्पियर क्या हो गया? तो इसका भी यही मतलब है, इसको वोल्ट एम्पियर या वाट दोनों में बोल सकते हो आप। ठीक है, वोल्ट एम्पियर या वाट। एक वोल्ट एम्पियर, एक वोल्ट इंटू एक एम्पियर इक्वल टू 1 वाट के बराबर होता है। ठीक है, तो पावर का क्या फार्मूला हो गया? एस इज इंटू वी इंटू आई। तो अभी आप यहाँ पे मेरे को बताइए कि एस इज इक्वल टू वी इंटू आई है, तो आई किसके बराबर हो गया? आई किसके बराबर होगा भैया? एस डिवाइड बाई वी। ठीक है, तो एस क्या है हमारा? अभी यहाँ पे आई निकालूँ मैं, एस क्या है मेरा? 100 वाट। और आई क्या है? आई मेरे को निकालने का है। वी क्या है मेरा? 230 वोल्ट। ठीक है, तो अभी आप बताओ कि ये करंट कितना लेगा, ये लोड कितना करंट लेने वाला है? आप बताइए मेरे को। 100 डिवाइड बाय 230, तो 100 डिवाइड बाय 230 करेंगे तो कितना आएगा? 0.434 एम्पियर। इसका मतलब है कि ये जो बल्ब है ये 0.4347 आपका करंट, एम्पियर करंट लेगा। ठीक है, ये इतना आपका करंट लेगा ये पर्टिकुलर बल्ब होगी। हालांकि घर में तो बहुत सारे बल्ब होते हैं, ट्यूब होते हैं, रेफ्रिजरेटर होता है, टीवी होता है, मिक्सर होता है, हीटर होता है। ये सब आपके घर के जो भी अप्लाइंसेस हैं इन्हीं को ही इलेक्ट्रिकल लोड बोला जाता है। ओके, और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो घरों में जितने भी लोड रहते हैं वो आपस में एक दूसरे से कैसे कनेक्ट रहते हैं? पैरेलल में या सीरीज़ में? बोलिए, पैरेलल में या सीरीज़ में? वो सब आपस में पैरेलल में कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो वो आप ही आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये बल्ब है, ये फ़ैन है, ये सपोज़ कीजिए हीटर है। ठीक है, और क्या बोले, ये आपका टीवी है, और क्या बोले, और आपका ये सपोज़ करो कि मिक्सर है। ठीक है, ये सब कितने हैं वोल्ट के लिए डिज़ाइन होते हैं? 230 वोल्ट पे, क्योंकि घर में तो आपके 230 वोल्ट आ रही है। ऐसा थोड़ी ना कि आप टीवी के लिए अलग सप्लाई आ रही है, हीटर के लिए अलग सप्लाई आ रही है, मिक्सर के लिए अलग और बल्ब के लिए अलग। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। बल्ब, फैन, हीटर, टीवी, मिक्सर, ये सब 230 वोल्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो जब आप 230 वोल्ट पे करते हैं, ठीक है, तो और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हर एक जो अप्लायंस रहता है उनकी पावर भी अलग अलग रहती है, तो सबकी पावर भी एक जैसी नहीं रहती है। सपोज़ करो आपका ये बल्ब है 100 वाट, हो सकता है आपके घर में 10 बल्ब हो। हम, ठीक है, और सारे 100 वाट के ना हो सकता है कि आपका एक बल्ब 100 वाट का है, दूसरा बल्ब में भी 60 वाट का हो। ठीक है, तो जब भी हम घर के अंदर आप इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लेते हैं, आपको ध्यान होगा, आपने ध्यान दिया है नहीं दिया वो अलग बात है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि जब भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लिया जाता है तो यूटिलिटी से या इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड रहता है उसको बताया जाता है कि आप कितने लोड के लिए कनेक्शन ले रहे हो, तो कितना कितना लोड है आपके घर के ऊपर। ठीक है, तो वो लोड आप जब उसको बताते हो तो आपको उनको बताना पड़ता है कि मेरे घर का 5 किलोवाट लोड है,
या 10 किलोवाट लोड है या 2 किलोवाट लोड है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन भैया आपका घर कितना बड़ा है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो और कितने अप्लायंस आप यूज़ कर रहे हो, कितनी लेविश लाइफ जी रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल लोड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट जनरली घरों का लोड जो रहता है वो 2 किलोवाट रेंज भी बहुत हो जाती है। 2 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट की रेंज बहुत रेंज हो जाती है ये वाली, ठीक है। तो अभी आप बोलो कि हर एक की वाटेज अगर आपको पता है और हर एक अप्लायंसेस 230 वोल्ट में कर रहा है काम, तो आपको पता है, ये पता होना चाहिए कि जो पैरेलल कनेक्शन रहता है, ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ कनेक्शन, एक पैरेलल और एक सीरीज। जो पैरेलल कनेक्शन रहता है उसमें क्या रहता है कि जो आपकी वोल्टेज रहेगी वो सभी अप्लायंसेस में वोल्टेज सेम रहती है। ये आसान तरीका है याद करने के लिए, क्योंकि घरों में सारे अप्लायंसेस एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्ट रहते हैं, तो और घर में एक ही सप्लाई आती है। तो आपको याद रखना है कि सभी जब भी कनेक्शन पैरेलल रहेगा तो जो भी पैरेलल के क्रॉस इक्विपमेंट लगते हैं या लोड लगते हैं या रेजिस्टेंस लगते हैं, उनके अक्रॉस सेम वोल्टेज आती है, ठीक है। तो एक तो कंसेप्ट ये सेम याद रखने वाला है, पैरेलल के अंदर क्या होता है कि वोल्टेज सेम रहती है, ओके। दूसरा कंसेप्ट क्या हो गया कि वोल्टेज जरूर सेम है बट हर एक जो लोड है वो जो करंट लेगा वो क्या लेगा, अलग अलग लेगा, राइट। सब लोड एक जैसा करंट नहीं लेंगे। आप सब लोड्स को एक ही टाइम पे ऑन भी कर देंगे तो भी हर एक लोड अलग अलग करंट लेगा, और वो करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी पावर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अगर देखो 60/230 वो हो गया इसका। अगर मैं इस बल्ब का करूँ तो किसका कितना करंट हो जाएगा, 100/230, ठीक है। अगर मेरा फ़ैन है, फ़ैन में बोलूँ कि मेरा 70 वाट का है, जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, 70/230, तो इसका करंट अलग हो जाएगा। ये हीटर अलग वाटेज का रहेगा तो इसकी वाटेज डिवाइड बाई 230, उसका करंट अलग हो जाएगा। टीवी किसी वाट का रहेगा, वो वाटेज डिवाइड बाई 230, उसका करंट अलग हो जाएगा। तो ये सब करंट अलग अलग हो जाएंगे, बट जो सोर्स से जो करंट आ रहा है वो करंट क्या होगा, वो सब हो जाएगा इन सब करंट का। सो सपोज करो कि मैंने इस करंट को I1 मान लिया, इसको I2, I3, I4, I5, I6, तो मेरा जो टोटल करंट है वो क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3 डैश 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 अप टू कितना, I6। तो मेरे को मतलब इन 6 के 6 लोड, जो भी 6 या 7 लोड हैं, उनके अंदर इंडिविजुअली कितना कितना करंट जा रहा था, उन सबका मैं जब सम कर दूंगा तो मेरा उतना टोटल करंट आएगा सोर्स से। तो अभी हम सोर्स से पूरी पावर भी निकाल सकते हैं, तो पावर दूसरा कैसे निकालेंगे कि अगर मुझे टोटल करंट पता लग गया IT, और मुझे टोटल अपने मेरे को पता है मेरे घर में 230 आ रही है, तो यहाँ से मैं पावर निकाल सकता हूँ, राइट। तो पावर का क्या फार्मूला था, ये इधर पढ़ाई है ना आपने, इधर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, करंट इनटू वोल्टेज। तो टोटल करंट इनटू जो वोल्टेज आया वो आपकी टोटल पावर आ गई, और वही आपको यूटिलिटी को बतानी है कि भाई वो मेरी 2 किलोवाट आ रही है, 10 किलोवाट आ रही है, 5 किलोवाट। तो आप चाहे तो उसको ऐसे कैलकुलेट कर लो, या चाहे आप अंदाजे से कैलकुलेट कर लो कि भैया मेरे घर में जो अप्लायंसेज मैं लगाने वाला हूँ हर एक की वाटेज कितनी कितनी आई है, उसका सम कितना हो गया, वो आप बता दो कि भैया मेरा सम तो 2 किलोवाट आ रहा है, ठीक है। तो आप उसको बोल दो भी मेरा 2 किलोवाट है। हम देखो जनरली तो जब कनेक्शन लिया जाता है तो हमेशा थोड़ा सा मार्जिन लेके बताया जाता है। ऐसा नहीं रहता है कि आपका टोटल 2 किलोवाट आया तो आप 2 ही किलोवाट बता दो और यूटिलिटी ने उतना कनेक्शन दे दिया, कल पता लगा भैया आपके पास तो पैसे आ गए थोड़े से और आपने लगा दिए 2-4 इक्विपमेंट और आप तो फिर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो हमेशा जनरली जब इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लिए जाते हैं तो एक रफ़ कैलकुलेशन लोड का किया जाता है, और फ्यूचर मार्जिन को कंसिडर करके फिर वो इलेक्ट्रिकल लोड बताया जाता है। वो फ्यूचर मार्जिन कितना कंसिडर करना है वो आपके डिपेंड करता है, बट यूजुअली 25% से लेकर 1.5 टाइम्स, फिर 25 to 50% तक मार्जिन लोग कंसिडर करके इलेक्ट्रिकल लोड हमेशा यूटिलिटी को बताते हैं कि हमें इतना इलेक्ट्रिकल लोड का कनेक्शन चाहिए, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। तो हमने क्या डिस्कस किया, अभी हमने पावर डिस्कस कर ली, आपको पता लग गया कि पावर वाट में होती है। आपने पैरेलल कनेक्शन भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। हमने वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस डिस्कस कर लिया, हमने ओम्स लॉ भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। अभी मैं आपको एक जस्ट क्विकली दूसरा टाइप का कनेक्शन भी बता देता हूँ, सीरीज़ कनेक्शन। अभी सीरीज़ कनेक्शन क्या हो रहता है, सीरीज़ कनेक्शन रहता है भैया कि जब चीज़ें एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्ट हों कि सब में एक ही करंट फ्लो हो,
ठीक है। सभी इक्विपमेंट में एक ही करंट फ्लो होगा तो वो सीरीज़ है। सपोज़ कीजिए कि मेरा ऐसा कनेक्शन होता नहीं है, बस मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। मतलब कि जो मैं यहाँ ड्रा कर रहा हूँ सीरीज़ कनेक्शन तो होता है, और जो मैं यहाँ ड्रा कर रहा हूँ जैसे बल्ब हो गया, ठीक है। फिर आपने एक यहाँ पे फ़ैन लगा दिया सीरीज़ में, फिर उसके बाद एक आपने और लोड लगा दिया, सपोज़ करो टीवी लगा दिया, और उसके बाद इसके एक और कुछ लगा लो कि मोटर लगा दी, ठीक है। ये सारे लोड अलग अलग थे, आपने इनको अक्रॉस 230 वोल्ट लगा दी, राइट। अब इनकी अलग पावर थी, इसकी पावर सपोज़ करो S1 थी, ये S2 थी, ये S3 थी, ये S4 थी, ठीक है। तो ये हर एक ने पावर के हिसाब से अपना अपना करंट तो खींचना ही है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि S=VI ही रहता है। तो अभी क्या हुआ कि यहाँ पे क्या होगा कि इंडिविजुअली जो इक्विपमेंट है वो इस फार्मूले के हिसाब से करंट नहीं खींचेगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैंने जैसा बोला कि टोटल करंट यहाँ से आई निकलेगा, और ये करंट ही टोटल इधर से इधर फ्लो होने वाला है। तो अभी हम ये टोटल करंट यहाँ पे ऐसे कहाँ कैसे निकालें, क्योंकि यहाँ पे हम इंडिविजुअली तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है नहीं सबके अक्रॉस। ये 230 वोल्ट इस बल्ब के अक्रॉस अलग है, इसके अक्रॉस अलग वोल्टेज आएगी, इसके अक्रॉस अलग आएगी, और इसके अक्रॉस अलग आएगी। तो हर एक इक्विपमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो 230 नहीं आएगी, वो आती है पैरेलल कनेक्शन के अंदर। सीरीज़ में वो नहीं आएगी 230 वोल्ट, वो अलग अलग आएगी। और कितनी क्यों किसके अक्रॉस कितनी आएगी वो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो टोटल करंट आया है वो अगर आपको निकालना है कि वो टोटल करंट कितना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप इन सब की पावर को ऐड कर दीजिए, S1 S2 S3 S4, मतलब लाइक 40 वाट 10 वाट 20 वाट जितना भी आ रहा है अलग अलग इक्विपमेंट का, सबको ऐड कर दीजिए। और सबको ऐड करके सपोज़ कीजिए, जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि सपोज़ करके 500 वाट आ गया, ठीक है। तो 500 डिवाइड बाय 230, ठीक है। तो 500 डिवाइड बाय 230 करेंगे तो जितना भी करंट आएगा, ठीक है, लेट्स कर ही लेते हैं कि कितना आता है। 500 डिवाइड बाई 230 तो आता है भैया 2.17 एम्प। तो इसका मतलब है यहाँ से जो करंट आएगा 2.17 एम्प जो फ्लो होगा, वही आपका बल्ब में फ्लो होगा, वही फ़ैन में फ्लो होगा, और वही आपका टीवी में फ्लो होगा, वही आपका मोटर में फ्लो होगा, और वही वापस आ जाएगा। तो 2.17 एम्प। अब आप बताइए मेरे को कि अगर आपका बल्ब कम करंट के लिए डिज़ाइन हुआ है और उस पर 2.17 फ्लो होगा तो क्या होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, या वो फूक जाएगा, राइट। जब ब्लास्ट हो जाएगा, अगर वो 1 एम्पियर के लिए है और आप उसके अंदर 2 एम्पियर फ्लो कर रहे हैं तो वो फूक जाएगा, राइट। और कोई ज़्यादा के लिए डिज़ाइन हुआ है, कोई इक्विपमेंट ज़्यादा के लिए डिज़ाइन हुआ है, सपोज़ कि ये जो मोटर थी ये 5 एम्पियर पे डिज़ाइन हुई थी, कि इसके अंदर 5 एम्पियर पे ही ये मोटर चलेगी, और इसके अंदर आप 2 फ्लो कर रहे हैं अब, राइट। तो 2 पे भी वो मोटर नहीं चलने वाली, अंडर परफॉर्म हो जाएगी, राइट। तो इस यही कारण है कि जो घरों में जो इक्विपमेंट लगाए जाते हैं या घरों में भी जो कनेक्शन किए जाते हैं वो सीरीज़ में नहीं किए जाते, वो पैरेलल में किए जाते हैं, क्योंकि हर एक इक्विपमेंट का वाटेज जो रहता है वो अलग अलग रहता है। तो अभी हमें सीरीज़ कनेक्शन से क्या जो कंसेप्ट निकल के आए कि सीरीज़ यहाँ लिखने में ज़्यादा क्राउडेड हो गया वहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या कनेक्शन क्या चीज़ें निकल के आई हैं कि सीरीज़ कनेक्शन में क्या रहता है कि करंट सेम रहेगा, करंट विल बी सेम, ठीक है। और वोल्टेज का क्या बोलेगा, वोल्टेज विल बी डिफरेंट क्रॉस दी डिफरेंट लोड, ठीक है ना। डिफरेंट लोड मतलब टीवी के अलग, रेफ्रिजरेटर के अलग, पंखे के अंदर अलग, बल्ब के अंदर अलग, मिक्सर के अंदर अलग, सबके अंदर अलग अलग वोल्टेज आएगी अगर आप सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। बट सबके अंदर करंट सेम जाएगा। बट पैरेलल में क्या रहता है, पैरेलल में क्या रहता है भैया, पैरेलल में वोल्टेज सेम, करंट डिफरेंट। और ये वाला जो कनेक्शन है ये हम घरों में यूज़ करते हैं, इसको हम नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्शन कहाँ यूज़ करते हैं, इस कनेक्शन के भी बहुत सारे एप्लीकेशन रहते हैं सीरीज़ में, डिपेंडिंग करता है कि आपको कहाँ पे वो कनेक्शन आपको फिट बैठेगा, बट घरों में वो यूज़ नहीं किया जाता है। तो अभी हम रेजिस्टेंस के ऊपर बात आई। रेजिस्टेंस आपको पता है ये वाला जो सिंबल है इसको बोलते हैं रजिस्टेंस,
इंडक्टर। आपको हमेशा सही टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है, गलत टर्मिनोलॉजी नहीं यूज़ करनी। कई लोग बोलते हैं इसको कि ये रेजिस्टेंस है, नहीं ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये रजिस्टर है भैया, ठीक है। और ये इसको इसको क्या बोलते बोलो, इंडक्टर। और ये इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। तो आर, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने बताया ही है। ओम रजिस्टर को, नहीं ये भी गलत है भैया, 2 मिनट रुक जाओ जरा जरा जरा। रजिस्टर का प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी, इस रजिस्टर की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इंडक्टर की प्रॉपर्टी को इंडक्टेंस, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी को कैपेसिटेंस, ठीक है। अभी इन प्रॉपर्टी को मेज़र करते हैं हम ओम्स में। इंडक्टर को किस में मेज़र करते हैं भैया बताओ, हेनरी में, और कैपेसिटर को फैरड में, ठीक है। तो ये आपको याद रखने का है कि जो हमारे जितने भी घरों में इलेक्ट्रिकल लोड हैं वो इन तीनों से मिलके बने हैं। वो तीनों से मिलके बनने का मतलब ऐसा है कि भैया ऐसा बोलो, इसको आर एल सी से अगर रिप्रेजेंट कर दें हम, आर से रिप्रेजेंट करते हैं रजिस्टर को, इंडक्टर की इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं सी से। तो आपके लोड कैसे कैसे हैं, 3 पैरामीटर हैं तो इसके 6 कम्बिनेशन हो गए। 6 कम्बिनेशन आपको पता है कैसे होते हैं, आर एल, आर सी, देन बोलो आर एल आर सी, देन आर एल सी, और बोलो कौन कौन से हो गए, आर एल आर सी, एल आर एल सी, एंड देन एल सी हो गया एक और, सिर्फ इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस का। और बोलो और कौन सा हो गया, आर एल आर सी, आर एल सी, एल आर में बोलूँगा तो उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक है। सी आर बोलूँगा तो वो भी इसका उल्टा हो जाएगा। तो आर एल सी और एल सी हो गया, और एल आर नहीं सी आर, या तो ये मैं आई थिंक ये 4 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट लोड को मिक्स करके इस टाइप के लोड बनते हैं, ठीक है। मतलब हमारे जो घरों में जो भी लोड रहता है, या नॉट घरों में, जो भी आप इलेक्ट्रिकल में पढ़ेंगे, उन लोड की प्रॉपर्टी आइदर रेजिस्टिव इंडक्टिव होगी, आइदर रेजिस्टिव कैपेसिटिव होगी, ये इंडक्टिव कैपेसिटिव होगी या रेजिस्टिव इंडक्टिव कैपेसिटिव होगी। तो ये 4 टाइप के आपके लोड रहते हैं, 6 टाइप के नहीं सॉरी अबाउट दैट, ठीक है। तो 4 टाइप के आपके लोड रहेंगे, ठीक है। तो अभी जब हम रजिस्टर की बात करते हैं, ठीक है, कि अगर आपका रजिस्टिव लोड है, ठीक है, तो रजिस्टिव लोड में हमने जो सीरीज़ पैरेलल किया है, हम उसको एक बार देख लेंगे रजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर ये एक रजिस्टेंस है, ये मेरा दूसरा रजिस्टेंस है, ये मेरा तीसरा रजिस्टेंस है, तो मैंने क्या किया भैया, मैंने इसके क्रॉस वोल्टेज लगाई, ये वोल्टेज मैंने लगाई AC लगा दी, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर करंट फ्लो हुआ I, R1 R2 R3, इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। अभी यही तीनों रजिस्टेंस मैंने पैरेलल में जोड़ दिए भैया, पैरेलल में जोड़ दिए, उसके क्रॉस वोल्टेज लगा दी, R1 R2 R3, ठीक है। तो अभी आप मेरे को बताइए कि इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, जो ये पहला सर्किट ये वाला है और दूसरा सर्किट ये वाला है, पहला सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, और इसके अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा। आपने पढ़ा होगा, और अगर आपने पढ़ा है तो आप याद भी होगा आपको, और नहीं याद है तो ठीक है हम बता ही देते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस जो रहेगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 रहता है, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसा रहता है, यहाँ पे बताइए कैसा रहता है, यहाँ पर रहेगा R1 R2 R3 डिवाइड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ये रहता है पैरेलल में। अब आप बोलेगे साहब ये इतना बड़ा कहाँ से आ गया, ऐसे थोड़ी, कैसे इतना कैसा फार्मूला कैसे आ गया। तो आप इसको ऐसे भी सिंबल कर सकते हैं, 1/RT इज इक्वल टू रहता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1/RT आ जाएगा आपके पास, इक्वल टू R1 R2
R3 R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, और इसको जब आप ऊपर करेंगे तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आएगा, वही हमने इधर लिखा है। ठीक है, तो पैरेलल में ये रहता है और सीरीज में रहता है। अभी आप बोलो कि रेजिस्टेंस जो रहते हैं वो पैरेलल में ज़्यादा वैल्यू मैग्नीट्यूड ज़्यादा पैरेलल में कनेक्ट करके आता है या सीरीज़ में कनेक्ट करके आता है, तो वो भी देख लेते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से देख लेते हैं कि सपोज़ करो मैंने R1 R2 R3 तीनों को इक्वल मान लिया, R ही मान लिया यहाँ पे R, राइट। तो ये क्या हो गया, R R R, यहाँ पे कितना हो गया 3R हो गया। और मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा R जो था ये मेरा कितना, एक वैल्यू मान लेता हूँ 5 ओम के बराबर था। तो ये टोटल कितना हो गया भैया, 5 दिया 15 ओम हो गया, राइट। अभी सपोज करो ये वाले रेजिस्टेंस जो यहाँ सीरीज में लगाए थे वही वैल्यू का मैंने यहाँ पे लगा दिया, इनको भी मैंने R R R मान लिया, और इसको भी मैंने 5 5 5 वही जहाँ मैंने यहाँ माना है वही 5 ओम मैंने यहाँ मान लिए। तो अभी बताओ भैया यहाँ कितना निकलेगा, यहाँ ऊपर इस कैलकुलेशन को करें यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला ऊपर था R1 R2 R3, तो मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, 5 इंटू 5 ये वाला कितना हो गया, 25 25, देन 25 अगेन, देन 25 अगेन, तो ऊपर कितना हो गया 125 हो गया, राइट। 5 25 25 25 को 5 से करोगे 125, और 25 25 25 ये कितना हो गया 75। तो 125 डिवाइड बाई 75, 125 डिवाइड बाई 75 तो कितना हो गया 1.66। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने अगर सेम रेजिस्टेंस आपने सीरीज में लगाए और सेम रेजिस्टेंस आपने पैरेलल में लगाए तो आपको पैरेलल में जो रेजिस्टेंस मिलता है वो कम मिलता है। इवन जो रेजिस्टेंस की इंडिविजुअल वैल्यू रहती है उससे भी कम हो जाता है वो, राइट। क्योंकि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी 5, और आपको टोटल कितना मिला पैरेलल में कनेक्ट करके 3 रेजिस्टेंस 1.66, तो उससे भी कम हो जाता है। तो कभी आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करो और पैरेलल में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं A B C D, ठीक है, और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस था 10 ओम, और आपको आंसर में दिए हैं कि हाँ भैया कितना कितना तीनों को कनेक्ट करके कितना होगा। सपोज करो एक आंसर लिखा हुआ है 2.2, दूसरा लिखा हुआ है 20, तीसरा लिखा हुआ है 40, चौथा लिखा हुआ है 50। ठीक है, जस्ट एग्जांपल बोल रहा हूँ। तो आप बगैर कैलकुलेट करे जो सबसे लो वैल्यू रहेगी, ठीक है 2.2, आप उस पर कनेक्ट कर दो, क्योंकि आपको पता है आपका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस वैल्यू 10 ओम थी, तो वो जो ऑप्शन ए है वही सही होगी 2.2, क्योंकि बाकी जो 3 वैल्यू है B C D वो 10 ओम से ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे भी आप ऐसे विदाउट कैलकुलेट करके भी गैस मार सकते हो। ठीक है, अभी कैलकुलेट करने मत बढ़ जाए ना 10 से, वो कैलकुलेट 2.2 नहीं आने वाला है, वो जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने बताया तुमको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं अभी। तो दोस्तों ये था आज के लिए इतना ही। ठीक है, क्योंकि पहला लेक्चर है, मैं ज़्यादा डोज नहीं देना चाहता आप लोगों को कि भैया पता लगे कि मुड़ के ही नहीं आए बच्चे दोबारा। ठीक है, तो आप इतना अभी समझिए और मेरे को कमेंट करके बताइए कि जो मैंने जिस तरीके से आपको समझाया आपको मज़ा आया कि नहीं आया। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है यहाँ पे, मुझे पता है कि मुझे अपनी राइटिंग इम्प्रूव करनी चाहिए, या फिर मुझे कुछ और प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाएं जो आपको समझ में आए, तो मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, क्योंकि आपकी सेटिस्फेक्शन ही मेरा पर्सनल मोटिवेशन है। मुझे अगर कुछ बच्चे ये बोलें कि हाँ सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मज़ा आ गया, ये आ गया वो आ गया, तो वो मुझे मोटिवेशन देगा आगे लेक्चर बनाने के लिए उन टॉपिक्स के ऊपर जो आप सीखना चाहते हैं, या उन टॉपिक्स के ऊपर जो प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली से लिंक हो जाते हैं। ठीक है, जो आप थ्योरेटिकली आपने पढ़े हैं बट आपको पता नहीं है कि उनको प्रैक्टिकल कहाँ यूज़ करना है, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो प्रैक्टिकल कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ होते हैं, उन कैलकुलेशंस को इंडस्ट्रीज़ में कैसे यूज़ किया जाता है, और प्रैक्टिकली में और थ्योरेटिकली जो कंसेप्ट रहते हैं उसमें कहाँ डिफरेंस आता है, क्या हम उनको एग्जैक्टली वैसे ही यूज़ करते हैं जैसे हम थ्योरी में पढ़े रहते हैं, या थोड़ा ऊपर नीचे करके थोड़ा मॉडिफाई करके उनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। होम्स अकेडमी इज़ माई चैनल नेम। थैंक you for providing your time. Give me feedback in the comments.
गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। बाय।